नमस्कार। मैं आपका सुभाष शर्मा। कैसे हैं आप लोग? कोरोना वगैरह का प्रकोप तो आपके घर में नहीं है, आपके गांव में नहीं है। हो भी तो बहुत एहतियात रखने वाली बात है। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जिसकी जानकारी आम इंसान को बहुत कम है और बड़ी भ्रांतियाँ और बड़ी गलतफहमियाँ हैं। वो है ये जो मौजूदा कृषि बिल है, जिस पर इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के किसान सड़कों पर हैं। और इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ पिछले 6 साल का सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर इस बिल पर मिला है तो वो अपने अकाली दल, अपने सहयोगी अकाली दल से, जो किसानों के बल पर राजनीति करते हैं, अकाली दल वाले, उनसे बहुत बड़ा एक झटका लगा है। उनकी अकाली दल कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल की पत्नी भी हैं, तो आप इसकी गंभीरता समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक और ख़राब बिल है, कितना देश विरोधी, कितना किसान विरोधी बिल है, जो संसद से पास कराया गया उस दिन, और अब ये राज्यसभा में संभवतः सोमवार को आएगा। तो आखिर क्या है, इस पर विरोध क्यों है, ये थोड़ा सा मैं आपको, इसलिए बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा ट्रैक बदलता हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने से एक नियम है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। उस नियम में बहुत साफ है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे इस बात को। हमारे वो शासक थे, लेकिन उनको मालूम था कि अगर ये नियम नहीं बनाया, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और इस पर सख्ती नहीं करी, तो पैसे वाले, पूंजी वाले जो लाला लोग हैं, मैं यहाँ लाला में किसी जाति को नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यापारी वर्ग है, पैसे वाला व्यापारी वर्ग है, वो पूरे देश का समय आने पर, सीज़न आने पर, पूरे देश का अनाज, पूरे देश की सब्जियां, पूरे देश के किसानों से आलू, प्याज वगैरह वगैरह ज़रूरी चीज़ें खरीद लेगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक बनाया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और वो बड़ा ज़रूरी था हमारे ऐसे बड़े समाज में। और उसके बाद 1955 में उसमें अमेंडमेंट भी किया गया। अमेंडमेंट करके उसमें हर एक चीज़ की स्टॉक करने की एक सीमा लगा दी गई, जो बिल्कुल जायज़ थी और जायज़ है। ईसी एक्ट 3/7 के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये सेक्शन 3/7 है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ये बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से ये था कि जो किसानों की उपज है वो कम से कम बाज़ार में आती थी, वरना तो ये बाज़ार में कभी लाते नहीं, ये तो सीधे सीधे स्टॉक करते और भाव बढ़ने के इंतज़ार करते। तो तब से कमोबेश चला आ रहा था, और एक सूची, एक जो सीमा है, उससे ऊपर स्टॉक करने को होल्डिंग कहा जाता था, होल्डिंग। और उस पर कड़ी सजा थी, उस पर 6 महीने तक सुनवाई भी नहीं थी। मैंने देखे हैं, मैंने जेल में, मैं बहुत से राजनीतिक आंदोलनों में जेल रहा हूँ, तो मैंने देखा है, मैंने जेल में 3/7 के एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के लोगों को जेल में रहते हुए देखा है, सजा याफ्ता देखे हैं मैंने। मैं आपको बताऊँ, एक बड़ा अजीब रिवाज यहाँ पर चल पड़ा है पिछले दिनों से। आजकल जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, वो सब के सब उद्योगपतियों से पूछ के और उनके मतलब के लिए बनती हैं। उद्योगपति गिने चुने बचे हैं, अंबानी है, अडानी है, टाटा अभी भी सर्वाइव इसमें कर रहे हैं, एल&टी जैसे मल्टीनेशनल सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी छोटे मोटे तो आज जितने भी थे वो सब अंबानी और इन्होंने खरीद लिए। एक खबर आई थी पिछले दिनों, उसके बाद वो खबर सच निकली। बिग बाज़ार एक चेन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो हो सकता है हमारे पहाड़ी जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं वो ना जानते हों, लेकिन जो महानगरों में गए हैं और रहते हैं, या जिनका कोई सगा संबंधी रहता है, उनको मालूम है। बिग बाज़ार एक बहुत बड़ा चेन है। किशोर बयानी नाम के एक बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के ये चेन की थी। उसको पिछले दिनों मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। उन्होंने ईजी डे भी खरीद लिया। लगभग 800-900 इनकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में फ़िलहाल है। और अब क्या कर रहे हैं आगे, ये लगभग 2000 अपने बाज़ार ला रहे हैं। उसका नाम शायद अभी रखा है कि नहीं रखा है, या बिग बाज़ार ही रखेंगे ये मैं, लेकिन बिग बाज़ार कहीं भी आए तो समझ लीजिएगा वो रिलायंस का है, और उस पर रिलायंस का नाम आएगा साथ में। प्लेयर्स में बड़े बड़े 3-4, मुकेश अंबानी और एल&टी वाले, उनका नाम सुना है, हो सकता है वो बैकआउट कर जाए, लेकिन उनके पास पूंजी है और उनका इंटरेस्ट है खुदरा बाज़ार में आने का, रिटेल मार्केट में आने का।
अडानी भी हैं, इसके अलावा भारती मित्तल है, और वॉलमार्ट जिसने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत करी, अमेरिका से शुरुआत करी वॉलमार्ट, वो बहुत बड़े इस खेल के खिलाड़ी हैं। अब इस अमेंडमेंट में जो इसका चौथा बिंदु है, सबसे ऑब्जेक्शनेबल वो है, वो सीधे सीधे पूंजीपतियों द्वारा डिक्टेट किया हुआ, लिखा हुआ इन्होंने पास कर दिया। उसमें क्या है कि अब सीमा नहीं है कोई भी, आप कितना भी स्टॉक कर लो, उसको होर्डिंग नहीं कहा जाएगा। आप खरीदिए, 7 चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं, उसमें सारा फल है, सारी सब्जियां हैं, उसमें फल सब्जी के अलावा दाल है, सारी दालें, सारे खाने के तेल, गेहूं चावल वगैरह, अनाज है सारा, और 2 चीज़ें और हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, उसमें पेट्रोल डीजल है और दवाइयाँ हैं, लेकिन वो किसानों से संबंधित नहीं है। अब स्थिति ये कर दी इन्होंने पास करने के बाद कि कितना भी खरीद के रख लो, उस पर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब क्या होगा इससे? आप कहें हमें क्या लेना, होगा ये सीधे सीधे इस पर हम पर ही चोट पड़ेगी। इसकी चोट इसलिए पड़ेगी कि जब सीज़न आएगा तो सीज़न के समय ट्रेडर का, व्यापारी के एजेंट जाएंगे, गांव जाएंगे और कहेंगे यहीं से खरीदूंगा माल, तेरा बता क्या भाव है, ये भाव है, एग्रीमेंट दिखाएगा, देख मुरादाबाद में इस भाव लिया मैंने इसको लखनऊ में इस भाव खरीद लिया, मैंने मेरठ में इस भाव खरीद लिया, तो तू अपना भाव बता। तो आदमी कहीं ना कहीं उसमें और जब व्यापारी नेगोशिएट करता है तो जाहिर है वो प्रॉफिट ही कमाता है, वो नुकसान नहीं कहीं उठाता। जो मंडियाँ थी उनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया, यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूरी नहीं है, ये प्योरली ट्रेडर, खरीदार और किसान के बीच की बात है। अब आप जैसे तैसे भाव तोल करके आप सोचेंगे यार यहीं खरीद लो, यहीं बेच दो माल अपने खेत पे ही, ठीक है। वैसे ऑप्शन खोल दिया इन्होंने इसके हिसाब से कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं बेचो, लेकिन आपकी फसल है ही कितनी, 2 क्विंटल 4 क्विंटल बहुत हो गया, 1 टन, इतने माल को आप कहाँ बेचोगे? इतनी सब्जी है आपके पास, इतना आलू प्याज है आपके पास, क्या उसको बेचने अच्छे भाव के लिए आप बेंगलोर जाओगे कि बेंगलोर में अच्छा भाव इसका मिल रहा है? वो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, इतना माल ही नहीं है, हमारी कॉस्ट ही निकलेगी। तो आदमी कहेगा झंझट से बचने के लिए किसान को लालच दिया, वो अपने खेत पर ही इस माल को बेचेगा। अब बेचने के बाद असली समस्या यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से मेरे साथियों आप शुरू होते हैं। आप क्यों? क्योंकि माल किसान के खेत से अब मंडी में नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा? अंबानी के कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, मंडी में नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो सारे त्यौहार आज भी फसल के हिसाब से ही चलते हैं, तो त्यौहार आया, फसल पक गई, नया माल खरीद के लाएंगे, अपने उसी हिसाब से पकवान बनाएंगे, तो नहीं, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो किसान के खेत से, खलिहान से मंडी में नहीं गया। अच्छा, मंडी में खरीदार नहीं होगा, क्योंकि मंडी में तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से माल बिकेगा, मंडी में खरीदार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अंबानी से ऊपर तो कोई खरीदेगा नहीं, जो खरीदेगा अंबानी से खरीदेगा, मंडी से खरीदेगा तो जो रिटेलर है, खुदरा व्यापारी, उसको महंगा पड़ेगा। तो खरीदने के लिए अब जो रिटेलर है गांव-गांव में, गली गली में, उसके लिए हम अंबानी के ऊपर हम मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सारा माल वो खरीद के ले जाएगा, और बाजार में ना आकर के वो माल उनके कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में माल जब पहुंचेगा उनका, बाजार में कृत्रिम मांग पैदा होगी, कमी पैदा होगी। और आप जानते हो अर्थशास्त्र का सिंपल नियम है, तो सभी जानते हैं, मांग और डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति, इसी के ऊपर प्राइस चलती है। मांग रहेगी, पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है अंबानी के गोदाम में, अंबानी के कोल्ड स्टोरेज में, और वहाँ से जब 3 महीने बाद उसकी पूरी ढंग से प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्राइस बढ़ने के बाद वो बाज़ार में आएगा अंबानी के प्राइस पर, अंबानी की कीमत पर, आप तब खरीदिएगा। अंबानी की मोनोपोली हो गई, तो 5 रुपये 6 किलो रुपए का आलू आपसे खरीद के 15, 20 रुपये, 25 रुपये, और जहाँ भी हो सके यहाँ तक करेगा, और हम पे एहसान जिताने के लिए उस पर 10% डिस्काउंट दे देगा हमको। तो ये हो चुका है, इसकी योजना बन गई है, इसका षड्यंत्र हो चुका है, और पूरी तरह से इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का वरदस्त है, उनकी देखरेख में ये बिल तैयार हुआ। अच्छा हुआ, देर से ही सही, अकाली दल को ये षड्यंत्र समझ तो आ गया। जब पंजाब हरियाणा का सारा किसान सड़क पर आके बैठ गया तो उनके समझ में भी आया। तो इसलिए सावधान रहिए, बार बार अलग अलग तरीक़ों से आपकी जेब काटी जाती है। मैंने आपको यहाँ बता दिया, मैंने कल प्रश्न भी लिखा था अपने फेसबुक में
कि ये क्या कारण है कि अंबानी के बिग बाजार खरीदने के बाद ही ये बिल लाया गया। ये पिछले 6 साल से क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि तब अंबानी जी ने बिग बाजार नहीं खरीदा था। आज पूरी चेन खरीद ली तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको इस मुद्दे पर जन जागरण करने, जागरूक करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आई होगी। आपकी समझ में आई हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। इसी से आपके हमारे बीच में संवाद बढ़ेगा। एक बार फिर से सुरक्षित रहिए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बहुत सावधानी बरतिए। आप सबका आभार और फिर से नमस्कार।